Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो दिल्ली बनी कोरोना कैपिटल, इसमें आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे में करीब 7,500 नए मामले सामने आए हैं और 131 लोगों की मौत हो गई है। मतलब ये कि हर घंटे दिल्ली में 5 लोगों की जान गई है। मरीज बढ़ने से अस्पतालों में बेड की भारी कमी हो गई है। केंद्र सरकार दिल्ली की मदद को आगे आई है। उम्मीद है कि हालात जल्द काबू में आएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजधानी में कोरोना का विस्फोट हुआ कैसे। दिल्ली को कोरोना कैपिटल बनाने के गुनहगार कौन कौन हैं, थर्ड वेव आने के क्या बड़े कारण हैं और आगे ये और ना फैले और ना बढ़े, इसके लिए हमें, आपको और सरकार को क्या करना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, तभी हम दिल्ली में कोरोना पर काबू पा पाएंगे। तो इस पर हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। महामारी का वायरस बेकाबू है और रोज मौत के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, जिससे कोरोना से बचने के सारे उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं। राजधानी में कोरोना का ऐसा विस्फोट हुआ है कि पिछले 15 दिनों से दिल्ली कोरोना से बड़ी जंग लड़ रही है। पिछले 15 दिन से दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केस मिल चुके हैं, जबकि 1300 लोगों की जान चली गई है। पिछले 24 घंटे में तो कोरोना के करीब 7,500 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 131 लोगों की मौत हुई है, यानी कि हर घंटे 5 लोगों की जिंदगी कोरोना ने निगल ली है। एक साथ इतनी मौतों से एक दिन में होने वाली मौतों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। इससे पहले 12 नवंबर को 24 घंटे में 104 मरीजों की मौत हुई थी। वहीं दिल्ली में कोरोना के कुल आंकड़ों की बात करें तो अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 7,900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर बेहद मजबूती से आई है। इसके पीछे बदलता मौसम, प्रदूषण और लोगों की लापरवाही को बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। कोरोना से महायुद्ध में सरकार की तैयारियों की बात करें, उससे पहले जान लेते हैं कि दिल्ली में कब कोरोना का पीक बना। राजधानी में पहला पीक 23 जून को बना, जब 3,947 केस मिले। दूसरा पीक 16 सितंबर को बना, जब 4,473 नए मामले सामने आए। और तीसरा Please subscribe the channel and press bell icon for notification. पीक 11 नवंबर को बना, जब 8,593 नए संक्रमित मिले। दिल्ली के लिए नवंबर का महीना बेहद खतरनाक साबित हुआ। इस महीने संक्रमण में 26.5% और कोरोना से होने वाली मौत के मामले में 18.5% की बढ़ोतरी हुई। राजधानी में बेकाबू वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। केंद्र ने कोरोना के खिलाफ सुपर एक्शन प्लान बनाया है, जिस पर अमल शुरू हो चुका है। सरकार जानती है दिल्ली में इस बार कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है, उससे मरीजों की संख्या बढ़ेगी, जिससे अस्पतालों में बेड की कमी पड़ सकती है। बेंगलुरु में BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से 250 वेंटिलेटर्स दिल्ली मंगवाए गए हैं। दिल्ली के DRDO में 750 नए ICU के बेड का इंतजाम किया जा रहा है। DRDO के अस्पताल में 35 बाईपैप भेजी गई हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों को भी 25 बाईपैप फैसिलिटी वाले बेड मुहैया कराए जा रहे हैं। केंद्र की योजना दिल्ली में मौजूदा ICU बेड्स की संख्या दुगनी कर 6,000 तक करने की है। आपको बता दें कि दिल्ली के अस्पतालों में 16,800 से ज्यादा बेड हैं, जिनमें से करीब 9,500 बेड भरे हुए हैं। वहीं दिल्ली में 90% ICU बेड भी भरे हुए हैं। केंद्र सरकार का पूरा फोकस अस्पतालों में बेड बढ़ाने पर है, क्योंकि नीति आयोग पहले ही दिल्ली में 15,000 केस रोज मिलने की भविष्यवाणी कर चुका है। सरकार जानती है कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ी तो पूरी मेडिकल व्यवस्था अमेरिका और यूरोप की तरह हिल जाएगी और राजधानी
एक बार फिर कोरोना कैपिटल में बदल जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट कि आंकड़े कितने चौंकाने वाले हैं और दिल्ली को लेकर ये कहा गया है, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर कंट्रोल ने ये कहा है कि विंटर में आगे दिल्ली में रोज का जो पूरा मामला है कोरोना का वो 15,000 तक भी पहुंच सकता है। तो ऐसे में अब बहुत जरूरी है कि इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, पूर्व हेड एपिडेमोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज ICMR के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रोमेल टिक्कू हैं, एसोसिएट डायरेक्टर मैक्स हेल्थ केयर के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर रमन आपसे होगा सर, कि मैं चूंकि आपने बहुत काम किया है एपिडेमिक के ऊपर और इन तमाम मुद्दों के ऊपर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लापरवाही की बात की जा रही है वो तो देश के बाकी इलाकों से भी ऐसी तस्वीर आती है, ऐसी खबरें आती है जहां पर आप लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। दिल्ली में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से दिल्ली कोरोना कैपिटल बनती जा रही है? इसके अलावा आपको और क्या बड़ी वजह दिख रही है जिसकी वजह से दिल्ली में हालत इतने ज्यादा बेकाबू होते हुए दिख रहे हैं? उसके मेरे हिसाब से दो कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि दिल्ली में अक्सर जब ये विंटर सीजन आता है तो उस वक्त पोल्यूशन बढ़ जाता है। पोल्यूशन बढ़ने की वजह से ये विषाणु को किसी के शरीर में जाना भी आसान हो जाता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिसके शरीर में जाए ये पोल्यूशन का असर फेफड़े पे इस ढंग से होता है कि जिसकी वजह से मौत होने का डर भी वो ज्यादा बन जाता है। अब जब ये ज्यादा होता है तो दोनों ढंग से हमको ये दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हर जगह पे ऐसे तो नहीं है कि ये विंटर में सिर्फ दिल्ली में ही केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां वो बढ़ने की आशंका बरकरार रहेगी। अब ये क्यों बरकरार रहेगी? क्योंकि ये अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो एक इंसान का दूसरे इंसान से नजदीक से संपर्क होना ये बहुत ज्यादा बन सकता है, और ये सीजन फेस्टिवल वाला है, इसलिए इसको बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में ये क्यों ज्यादा दिख रहा है? इसका दूसरा मुख्य कारण ये है कि दिल्ली एक ऐसा शहर है, आप अगर दूसरे शहर अगर देखे, बंबई देखे, कलकत्ता देखे या चेन्नई देखे, आपको एक दिखाई देता है कि हर एक के घर के आजू बाजू ही मार्केट उनको मिलता है, लेकिन दिल्ली में मार्केट की जगह एक होती है और सारे लोग उस मार्केट में इकट्ठा होकर खरीदने जाते हैं। तो इसकी वजह से ये होता है कि उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना कठिन हो जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये जो हम बोलते हैं कि जहां आप हाथ लगाए वहां दूसरे किसी ने हाथ लगाया होगा और आपने फिर वही हाथ अपने नाक और मुंह को लगाया, तो ये बीमारी लगने का चांस बढ़ जा सकता है। ये चीजें ज्यादा दिल्ली में दिखने का डर उस चीज की वजह से होगा। लेकिन जैसे लोग ये सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को टेस्ट करके हम आइसोलेट करेंगे, ये जल्द ही कम होगा, ऐसे ही हमने आशा रखना ये अच्छा रहेगा। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात सर बताई, और यही लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि आप इसे हल्के में ना लें, पहली बात तो ये। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपने बताई वो ये कि दिल्ली में मामले तेजी से बढ़ने के पीछे बड़ी वजह पॉल्यूशन भी है, और आपने कहा कि पॉल्यूशन के रास्ते भी ये आता है, फैलता है, और यही वजह है कि बाकी जगहों के मुकाबले, देश के बाकी इलाकों के मुकाबले दिल्ली के हालात ज्यादा बेकाबू हैं, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है और ये दोहरी मार है दिल्ली के ऊपर, और इसीलिए कोरोना का जो खतरा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अब मैं डॉक्टर टिक्कू आपसे सर ये चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि लोगों को ये जानकारी मिल नहीं पाती है, क्योंकि हम तो सिर्फ ये देख पाते हैं कि मामले बढ़ रहे हैं, 7,500 से ज्यादा मामले आ गए, रिकवरी रेट 90% के आसपास है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो कि आप मैक्स के डायरेक्टर हैं, किस तरह के मरीज आ रहे हैं जो ये मामले बढ़ रहे हैं? प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। जो मान लीजिए 7,500 मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में, ये किस तरह के मरीज हैं? क्या ये सीवियर कंडीशन वाले मरीज हैं, क्रिटिकल कंडीशन वाले मरीज हैं, या असिम्टोमेटिक हैं? मतलब इसमें अगर मैं ये जानना चाहूं कि इन 7,500 में से कितने ऐसे मरीज हैं जिनको
अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है या उनको कराया जा रहा है, उनका प्रतिशत क्या है? मतलब इसके जरिए मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्रिटिकल पेशेंट कितने आ रहे हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि अभी भी 80% केसेस जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड हैं, और वैसे भी आधे से ज्यादा केसेस होम आइसोलेशन में हैं, अच्छा। जिन्हें वहीं पर मॉनिटर किया जा रहा है। बट 20% केसेस होते हैं जो मॉडरेट टू सीवियर होते हैं या माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अब सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पे नहीं, कोमॉर्बिडिटीज, एज क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, उस पर डिसाइड होता है कि किसको एडमिट करें, किसको नहीं एडमिट करें। ज्यादा रिस्क उन्हें होता है जिनकी एज ज्यादा होती है, जिन्हें डायबिटीज होता है, हार्ट डिजीज होता है, या जिनकी सिम्टम्स ज्यादा हो, सांस फूल रहा हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप हो रही हो, या ब्लड में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ रहे हो, तो उन्हीं को एडमिट किया जाता है। और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि इन्हें आईसीयू में रखें, किन्हें जो ज्यादा सीवियर इल हैं उन्हें आईसीयू में रखा जाता है। बट अभी मेजॉरिटी केसेस अभी भी होम आइसोलेशन में हैं, बट हॉस्पिटल्स भी बढ़ रहे हैं काफी ज्यादा। इनफैक्ट आईसीयू बेड्स की कमी हो रही है पूरे दिल्ली में, क्योंकि मॉडरेट टू सीवियर केसेस भी बढ़ रहे हैं अभी। क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ मॉडरेट टू सीवियर केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सारा माइल्ड ही है, मॉडरेट केसेस भी बढ़ रहे हैं, आईसीयू भी फुल है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्डरली में या कोमॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट्स को ही प्रॉब्लम्स निमोनिया हो रही है, यंग लोगों में भी निमोनिया हो रहा है। मेजॉरिटी में माइल्ड टू मॉडरेट है, बट सीवियर भी हो रहा है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि 30 से 50 के एज ग्रुप वालों को भी काफी ज्यादा निमोनिया हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि वो यंग हैं और उनको कोमॉर्बिडिटीज नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी देखे। तो इट्स अ मिक्स्ड बैग। यंग लोगों को भी प्रॉब्लम, बहुत ही यंग जो है 25 से कम, उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बट मिडिल एज 40, 50, 60 और कोमॉर्बिडिटीज वालों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट एल्डरली बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें माइल्ड डिजीज है, कैंसर सर्वाइवर्स, डायबिटिक्स हैं। तो इसमें कोई रूल फॉलो नहीं कर रही है बीमारी, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को इफेक्ट कर रही है। जिनकी इम्यूनिटी बेटर है उन्हें ज्यादा नहीं हो रहा है, जिन कुछ लोगों में इम्यूनिटी ज्यादा है, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है। तो अलग अलग तरह की पिक्चर है। बट बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको माइल्ड डिजीज है और आपकी प्रॉपरली मॉनिटरिंग हो रही है घर पे, तो आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको भागना नहीं है हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी अभी काफी ज्यादा प्रेशर में हैं। हॉस्पिटल बेड नहीं है, उन्हीं को हॉस्पिटल में एडमिट करना है जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी सैचुरेशन नॉर्मल है, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, और अगर फीवर नहीं है आपको पिछले 2-3 दिन से, और आपकी ब्लड रिपोर्ट्स ठीक ठाक हैं, डॉक्टर्स आपका ख्याल रख रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है पैनिक करने की। हाँ, बट वार्निंग साइंस जो हैं, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, ब्लड आना स्प्यूटम के साथ, बलगम के साथ, सांस फूलना, ड्राउजीनेस होना, तो और ब्लड मार्कर्स काफी ज्यादा बढ़ने, सीआरपी, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, तो आपको तब अर्जेंटली डॉक्टर्स को कनेक्ट करना चाहिए। और फिर आपको जरूरत पड़ सकती है हॉस्पिटल की, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो नियरेस्ट हॉस्पिटल, कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाना चाहिए आपको। अभी ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें काफी जरूरत है आईसीयू की भी, और बाकी सारे लोग तो होम आइसोलेशन में हैं। बट बेड्स बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, आईसीयू बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, वर्कफोर्स बढ़ाया जा रहा है, टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, जैसे आपने बताया कि पीसीआर टेस्टिंग बढ़ रही है। और इसके अलावा बाकी लोगों को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। डॉक्टर, गवर्नमेंट तो कर रही है, बाकी सिटीजन्स को भी इसमें अपना। ठीक बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तो दिल्ली के लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दें कि ये सिर्फ बुजुर्गों को होता है या जो 60 प्लस के हैं उनको खतरा ज्यादा है, ऐसा नहीं है। जो बात डॉक्टर टिक्कू कह रहे हैं बहुत प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। महत्वपूर्ण है। ये 30 से 50 की उम्र के लोगों को भी हो रहा है, उनको भी निमोनिया हो रहा है। तो आप ये एज वाला कोई फैक्टर है नहीं। हाँ, जिनकी इम्यूनिटी ठीक है उन्हें कम परेशानी होती है, लेकिन आप ये दिमाग से निकाल दें कि आप यंग हैं तो आपको नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये निकालना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अगर आपको होता है तो आपको पैनिक नहीं करना है। जो सिम्टम डॉक्टर साहब ने बताए हैं उसको आप मॉनिटर करिए। अगर वो सारी चीजें ठीक हैं तो आप पैनिक ना हो, घर पे रहें, आइसोलेट रहें और प्रॉपर केयर करें तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्लड आ रहा है नाक से या कुछ और दिक्कत ज्यादा लग रही है, तो आपको तुरंत अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण बात हो गई। अब मेरा तीसरा सवाल डॉक्टर गंगा खेडकर साहब आपसे होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आपने बहुत काम किया है लंबे समय तक एपेडेमिक के ऊपर। तो आप मुझे सर ये बताएं कि ऐसी स्थिति को जब ये हालत बेकाबू हो जाए तो इसको काबू में लाने के लिए तत्काल प्रभाव से और क्या करना चाहिए? क्योंकि अब आप देखिए कि हालत लगातार खराब होते जा रहे हैं। तो अगर जल्द से जल्द काबू में लाना हो तो सरकार के फ्रंट पे, पब्लिक के फ्रंट पे तत्काल प्रभाव से 2-3 महत्वपूर्ण स्टेप क्या उठाने चाहिए? सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये एक से बीमारी दूसरे को लगती है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलना नहीं है
तो जितने लोगों को ये बीमारी लग चुकी है उनको आइसोलेट करना जरूरी होता है। लेकिन हमको एक चीज का डर कभी भी रहता है, वो डर ये है कि अगर मुझे संख्या कम करना है, सब लोगों को आइसोलेट करना है, तो इसका ट्रांसमिशन कब होता है और कितनी मात्रा में होता है उसके बारे में भी मुझे सोचना पड़ता है। आपने अगर देखा तो अगर 100 लोगों को बीमारी एक जगह से अगर लगना है, ये तो उदाहरण दे रहा हूँ, 100 को नहीं लगती है, लेकिन अगर एक से दूसरे को बीमारी लगना है तो लगने का 76% जो चांस होता है वो लक्षण आने के 2 दिन पहले और लक्षण आने के बाद में 2 दिन के बाद में। तो तकरीबन ये 4 दिन का समय होता है जिसके अंदर ये इंसान से दूसरे इंसान को लगने का डर होता है। अब इसको कम करना ये बहुत कठिन हो जा सकता है, क्योंकि हमारा जो सिम्टम आने के बाद में उसका डायग्नोसिस करने में और 2 दिन टाइम जाने वाले हैं। तो हमको क्या दिखेगा, जनरली 4 दिन का ये जो पीरियड है इसको कवर करना मुश्किल हो सकता है। तो हम कैसे करें? हमको ये अगर उसको रोकना है तो सबसे बड़ी बात क्या है, हर इंसान ने समझना है मेरी टेस्ट हुई हो या नहीं हुई हो, मैंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना मेरे लिए बहुत जरूरी रहेगा। मैंने मास्क पहनना है, हाथ बार बार धोना है, सेफ डिस्टेंस का पालन करने की पूरी से पूरी कोशिश करना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। जिस किसी व्यक्ति को कहीं लक्षण दिखाई देते हैं तो वो लक्षण दिखाई देने वाले व्यक्ति ने बगैर डरे खुद की जांच करने की कोशिश करना है और उसी वक्त अपने साथ जो जिनके साथ उनके कांटेक्ट आए होंगे उन लोगों को हमने बताने की कोशिश करना है, ये भी बहुत जरूरी रहेगा। अब आपने एक सुना होगा, जो भी माइल्ड केसेस हैं उनको घर में रहने की सलाह दे रहे हैं, घर में होम आइसोलेशन हो जाए। अब अगर होम आइसोलेशन होता है तो सबसे बड़ी बात हमको एक याद रखना है, हम हमारे बुजुर्ग जो होते हैं घर में उनसे दूर रहने की कोशिश बहुत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको अगर लगे तो उसमें मौत होने का डर बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। हम लोग जब खाना खाते हैं तो जिस व्यक्ति को बीमारी हो गई होगी उसने सब लोगों के साथ में खाना नहीं है, क्योंकि उस वक्त कोई मास्क नहीं पहनता है और उससे बीमारी लगने का डर बढ़ जा सकता है। हम अगर ये सोचे कि इन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का हम पालन करेंगे, शायद हम जीत जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने पूरी कोशिश की है कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाए, लोगों को हेल्थ सर्विसेज मिले। ये जो काम है ये तो सरकार कर रही है, लेकिन हमने भी हमारा काम करना चाहिए। ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर पालन करें तो संख्या तो बढ़ते हुए नजर आएगी, क्योंकि हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं तो संख्या बढ़ते नजर आएगी, लेकिन बढ़ती हुई संख्या से डरिए मत। ये लोगों को हम आइसोलेट करने की पूरी कोशिश करेंगे और ये संख्या थोड़े दिन में ही कम होने का चांस बढ़ाएंगे। जी, हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं जो आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में बेकाबू होते हालत को कैसे काबू में किया जा सकता है। अब डॉक्टर टिक्कू, आपसे मैं सर जानना चाहता हूं कि खबर यह है कि दिल्ली में 60 अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है, तो ये तो उपलब्ध कराने की कवायद चल रही है, लेकिन चूंकि आप सिस्टम के अंदर हैं तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि अभी दिल्ली के अस्पतालों को तत्काल प्रभाव से कोरोना को कंट्रोल में लाने के लिए या फिर कोरोना मरीजों को प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या क्या चाहिए, तत्काल जरूरत दिल्ली के अस्पतालों की क्या है? देखिए, अभी जो जरूरत है वो है आईसीयू बेड्स बढ़ाने की, क्योंकि उसकी कमी हो रही है। बाकी बेड्स तो फिर भी अवेलेबल हैं माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए। सीवियर केसेस जिन्हें आईसीयू की वेंटिलेटर की जरूरत है उनके लिए बेड्स बढ़ाने होंगे और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। 750 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। बाकी हॉस्पिटल्स में भी 80% आईसीयू बेड्स रखे गए हैं। तो जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है आईसीयू बेड्स बढ़ाने की। और अभी जो इमीडिएट नीड है वो यही है कि हम आईसीयू बेड्स बढ़ाएं, मैन पावर और बढ़ाएं, डॉक्टरों को और लाएं, क्योंकि जैसे केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें बेड्स और डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी और वो हो रहा है। उसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, टेस्टिंग हैज टू बी इंक्रीज्ड। टेस्ट हमें बहुत बढ़ाने होंगे। हम रैपिड टेस्ट भी कर रहे थे बहुत ज्यादा और अब हमें पीसीआर भी बहुत ज्यादा करने होंगे। मुश्किल काम है, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, मैन पावर चाहिए होता है, एक्सपेंसिव टेस्ट है, बट दिस इज द टाइम टू डू इट। अभी हमें नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो कब करेंगे। टेस्टिंग अगर बढ़ेगी तो डायग्नोज जल्दी होगा, डायग्नोज जल्दी होगा तो ट्रीटमेंट जल्दी होगा, आइसोलेशन होगी, ट्रेसिंग होगी, ये सारा इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। सो मैं ये मानता हूं कि अगर टेस्टिंग बढ़ेगी, डायग्नोसिस जल्दी होगा और बेड्स हम बढ़ाएंगे
और जिनको आईसीयू की जरूरत है उन्हें आईसीयू बेड्स मिले। सबसे इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि हमें जान बचानी है। 7,000 हैं, 8,000 हैं या 10,000 हैं, अब हम बियॉन्ड नंबर्स हैं, नंबर शायद और भी बढ़ जाएं। जैसे ठंड बढ़ती जाएगी, पोल्यूशन बढ़ता जाएगा, शायद हम 10,000 से ऊपर चले जाएं, जैसे प्रेडिक्शंस हैं कि 15,000 केसेस होंगे। बट जहां तक माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं, ठीक है, अगर जान हम बचाएं लोगों की तो वी शुड बी सेटिस्फाइड। अगर हम आईसीयू रिक्वायरमेंट पेशेंट्स को बेड दिला पाएंगे, हमारा फोकस वो होना चाहिए अभी जान बचाने का, कि जिन्हें आईसीयू बेड चाहिए उन्हें आईसीयू बेड्स दिलाएं। और बाकी लोगों को, जैसे गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हेल्थ केयर वर्कर्स कर रही है, सब लगे हुए हैं, और हमें भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। क्योंकि फैल इसलिए रहा है क्योंकि फेस्टिव सीजन में सब लोग घूम रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, खा पी रहे थे, पार्टीज कर रहे थे। उसके साथ पोल्यूशन और विंटर ने काफी ज्यादा केसेस बढ़ा लिए हैं। और अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, तो मुझे लगता है अगले 1-1.5 महीने में केसेस कम हो जाएंगे। बट अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी सिचुएशन वैसे ही होने वाली है जैसा यूरोप में पहले हुआ था, कि आईसीयू बेड्स ही खत्म हो गए हैं, हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो गया और ये डिसाइड किया जा रहा है कि किसको बचाएं किसको नहीं बचाएं। ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए हम सबको, सिटीजन्स को भी इसमें सबको मिलजुल के काम करना होगा। अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रही है, कोविड फटीग हो गया है। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. उनको लग रहा है जो होगा देखी जाएगी, भगवान भरोसे हैं, बट ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है। हमें कोऑपरेट करना है गवर्नमेंट के साथ, एडवाइजरीज फॉलो करनी है। अब तो फाइन भी बढ़ा लिया गया है, जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें स्ट्रिक्टली फाइन करना चाहिए, और फाइन डबल होना चाहिए इस ऑफेंस पे। जब तक ये डेटरेंस इंडिया में नहीं होंगे लोग फॉलो नहीं करेंगे। मुझे लगता है अभी जो रिसेंट इंक्रीज हुआ है नंबर्स, उसमें लोगों का बहुत ज्यादा हाथ है इसमें, तो उन्हें भी ध्यान देना होगा, उन्हें भी अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। आप कह रहे हैं कि पब्लिक की लापरवाही का बड़ी भूमिका है जिसकी वजह से ये नंबर बढ़े हैं, और आपने बताया कि क्या क्या जरूरत है अभी दिल्ली की। आखिरी सवाल रमन गंगा खेडकर साहब, आपसे संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या दिल्ली वाले हालत की आहट आपको देश के कुछ और इलाकों में लग रही है, कुछ और हिस्सों में लग रही है, और अगर हाँ तो वो इलाके कौन से हैं? अगर आप पहले नाम बता देंगे तो वहां पर थोड़ा सा अलर्टनेस बढ़ाई जा सकती है। आपको ऐसी मतलब इस तरह का खतरा कहीं और दिख रहा है क्या? नहीं, इस तरह का खतरा आपको दिखाई देगा उन बड़े शहरों में, जैसा मैंने आपको बताया कि बंबई में भी हो सकेगा, ये पूना में भी हो पाएगा, जहां मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी ये फेस्टिवल सीजन्स की वजह से। आपको उसी ढंग से दिख रहा है केरला में ज्यादा बढ़ रहा है, केरला में भी इसी किस्म का माहौल बना हुआ है। तो ये तो हर बार हमने एक सोचना है, अपने देश में मोबिलिटी इतनी ज्यादा है कि कहीं भी वो कितना भी कम हो जाए तो दूसरी जगह से लोग जब आएंगे उनमें से जिस किसी को इन्फेक्शन होगा वो वहाँ इन्फेक्शन जिस शहर में जाता है वहाँ देने का चांस बढ़ते रहेगा। इसको हमको रोकना अगर होगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करें, तो हमको ये बीमारी लगने का डर कम हो जाएगा, और वो जहां भी हम रहते हो वहां वो बीमारी उतनी तेजी से बढ़ेगी नहीं। जब ये वैक्सीन आएगी, वैक्सीन जब ज्यादा से ज्यादा जब लोगों को दी जाएगी, तभी हमको इसमें से पूरी राहत मिलने का स्कोप बन जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, और टिकू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए और बताने के लिए कि दिल्ली में जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है कोरोना का, उसको काबू में कैसे लाया जा सकता है।